This conference will now be recorded. Okay, very good afternoon to everyone. Today we will cover few more questions on range. देखिए रेंज में हमने कल काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 तक समझ में आ गया था कि आप लोगों को। अभी एग्जाम्पल 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। कैमरा ऑन रहेगा सबका, सारे लोगों का कैमरा ऑन रहेगा, इट्स कंपलसरी। डोमेन एंड रेंज निकालना है, एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 15.16। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। देखो डोमेन तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि डोमेन में हम क्या नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते ना। 3 रख सकते हैं क्या? यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसलिए रियल नंबर में से आप क्या कर रहे हो, 3 डिलीट कर रहे हो। बट जब रेंज की बात करते हैं तो क्या होता है, क्या हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अगर ऐसा करें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, x प्लस 3 ऊपर बचेगा, तो y आपका x प्लस 3 आ रहा है, लेकिन 3 कभी रख नहीं सकते, इसीलिए क्या है कि y कभी 6 आएगा नहीं, है ना। y का आउटपुट 6 नहीं आएगा, इसलिए इसका रेंज क्या हो रहा है, रियल नंबर में से क्या माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 पढ़िए अदिति बंसल। सुमित्रा, वेयर आर यू? f of x is equal to 4 minus x divided by x minus 4। इसका डोमेन क्या होगा बताइए अदिति, डोमेन क्या होगा? रियल नंबर में से आप 4 नहीं रख सकते, राइट। इसका रेंज Yes. निकालना है। आप लोगों को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू जो है वो -1 आएगी, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 पढ़ेंगे, कोमल जैन। Yes, sir. Let f equals x comma x square by 1 plus x square and x belongs to real number. Be a function from R into R. Determine the range of f. रेंज निकालना है, सिर्फ रेंज निकालना है, डोमेन तो लिखा नहीं है। तो वही तरीका है कि y इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रोसेस समझेंगे कि y के इक्वल करेंगे, देन क्या करेंगे, x को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ से। तो यू कैन सी कि x इस तरह से सेपरेट हो रहा है और एक्स स्क्वायर जो आ रहा है हमारा y अपॉन y माइनस 1 आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या बताइए? No, sir. अभी आप x की वैल्यू ले सकते हैं। संस्कृति अग्रवाल, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. अभी कंडीशन अब वापस वही डोमेन वाली कंडीशन आ गई कि आप डोमेन निकालेंगे y के लिए। तो जब डोमेन निकालते हैं तो क्या करते हैं, रूट के अंदर की चीज क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव, मगर क्या हो सकती है, मोर देन और इक्वल टू। कंडीशन समझ में आ रहा है क्या बेटा? पूरा एक्सप्रेशन मोर देन और Yes. Yes. अब पूरा एक्सप्रेशन मोर देन और इक्वल टू 0 होगा, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या करें हम? पूरा कंडीशन जो है वो मोर देन और इक्वल टू 0 आ गया, मतलब y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। So आएगा by हाँ, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y मोर देन और इक्वल टू 0। वेविकर मेथड करेंगे, दोनों को 0 करने से एक की वैल्यू आ रही है 0, एक की वैल्यू बना रही है 1। से आगे कुछ भी रखेंगे नेगेटिव आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगा दीजिए। आपके काम का इंटरवल ये पॉजिटिव वाला है, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे y किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है 0 to 1। अब 1 को तो 0 to 1. 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 0 तो रहेगा मगर 1 नहीं रहेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हम डोमेन निकालते हैं x के लिए, तो यही एग्जैक्टली रेंज होता है y के लिए। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. y के लिए हमने डोमेन निकाला, यही जो है वो f ऑफ x के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि कुल मिला के जो वही प्रोसेस है कि डोमेन कैसे निकालना। अगर आपको डोमेन निकालने आता है तो आप रेंज बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। सुमित्रा पढ़िए। Yes, sir. Find the domain and range of the function f is equal to x such that 1
upon 1 minus x square such that x belong to R and R does not belong to plus minus 1. देखो ये तो पहले ही बता दिया है कि डोमेन क्या है। x में आप प्लस माइनस 1 नहीं रख सकते और बाकी r में आप सब कुछ रख। तो डोमेन तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि डोमेन में क्या आएगा, -1 और 1 को छोड़ के आप सब कुछ रख सकते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेंज की बात करते हैं तो 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज करिए, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपका काम है एक्स स्क्वायर को बिल्कुल सेपरेट लिखना। तो ये इस तरह से y माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये समझ में आ रहा है क्या एक्स स्क्वायर कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. x की वैल्यू आ गई y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y। फिर से यहाँ पे डोमेन निकालेंगे y के लिए। तो डोमेन के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि रूट की जो चीज है वो मोर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेविकर मेथड लगा देंगे, एक 0 आएगा एक 1 आएगा, क्रिटिकल पॉइंट 1 के आगे कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव आएगा, एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट लगा दीजिए। तो y क्या बिलोंग कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से आप 0 रख सकते हैं क्या? 0 रख नहीं सकते, इस पे डोमेन के लिए देख लो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 नहीं रख सकते। लेकिन यूनियन आगे आप देखेंगे यूनियन 1 रख सकते हैं एंड पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है क्या आपको जो मैंने लिखा है अभी? Yes, sir. जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रही है? क्या चीज है? Yes. दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सॉरी रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर है क्या बेटा? सारे लोगों को Yes. क्लियर है? सुमित्रा, Yes. अर्चित, Yes, sir. रौनक, समझ में आ रहा है सारे लोगों को? चलिए ये मेरी तरफ से हो गया। डोमेन और रेंज को लेके काफी मैंने बात कर ली। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन ना बनाना है तो आप जितने एग्जांपल में मैंने सॉल्व किए वो भी आप बना लीजिए, बाकी एक्सरसाइज आप ड्रॉप कर देंगे तो भी चलेगा। क्लियर है क्या? बेसिक नॉलेज चाहिए था हमको डोमेन और रेंज के लिए। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है बेटा? बोलो। Yes, sir. अगर यहाँ Yes, तक sir. चीजें समझ में आ रही हैं तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं हम, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। क्या लिखा है अगला टॉपिक? रौनक पढ़ो तो 15.8। Some standard real functions and their graphs. In this section, we shall discuss some standard real functions which frequently occur in the study of calculus. Constant function. बेसिकली If k is of x, अब कैलकुलस, एक मिनट, बेसिकली अब कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है आपका। जैसे ही हम लिमिट डेरिवेटिव्स में आए, फंक्शन से ही कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैलकुलस एक बड़ा ब्रांच है जो आप लोगों को पढ़ना है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर कोई ये सोच रहा होगा कि अप्लाइड मैथ्स जो है वो 11th मैथ्स के मुकाबले वीक है या उसका सिलेबस कम है या उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है, तो वो बिल्कुल जानता है, बल्कि 10% ज्यादा डिफिकल्ट है 11th के मैथ्स से आपका अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, 10-20% ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। वो बच्चे जो कॉमन मैथ लेके पढ़ रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट आपका ये वाला पेपर है। लोगों को जरूर लगता है कि अप्लाइड मैथ्स है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों की तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए, जो पार्टिसिपेशन चाहिए, वो आप लोगों से काफी ज्यादा है मेरी एक्सपेक्टेशन। तो मेहनत भी आपको उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करूं तो अब हम उसके ग्राफ में आ जाएंगे। अब काफी कुछ ग्राफिंग के बारे में बात होगी। अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लूं तो दोनों जहां पे मीट करते हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है। ये सारी चीजें आपको पता है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपने देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन हुई, हम पढ़ चुके हैं। ये किस तरह का स्ट्रेट लाइन है? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो सीधी सी बात है, ये x इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होगा या y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट है? x कांस्टेंट है कि y कांस्टेंट है? y कांस्टेंट है और y को हम क्या बोलते हैं? f ऑफ x बोलते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन नोट करेंगे। आप डोमेन में कुछ भी रख सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन में, ऑल रियल नंबर, बट रेंज जो आएगा वो एक ही वैल्यू आएगी, k आएगा, क्योंकि हर जगह एक ही आउटपुट आएगा। यहाँ रेंज का मतलब ये y की वैल्यू को ही रेंज बोला जाता है। तो देखो y की वैल्यू फिक्स है, y तो k पे फिक्स है। ठीक है, आपने देखा ना कि y की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। और x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्लियर है क्या ये पॉइंट? Yes. ठीक है, तो ये हम हर एक फंक्शन डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। जितने स्पेसिफिक फंक्शन है, अभी कोई स्पेसिफिक फंक्शन के डोमेन रेंज नहीं पढ़ रहे थे। कुछ भी फंक्शन आ रहा था हम उसका डोमेन रेंज निकाल रहे थे। अब जो पर्टिकुलर फंक्शन है, लाइक कांस्टेंट फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन जिनको बोला जाता है, ठीक है, ना सिर्फ हम इनके डोमेन रेंज पढ़ेंगे बल्कि इनके ग्राफ भी स्टडी करेंगे।
आपका 15.8 टाइटल ही यही है कि अब आपको स्टैंडर्ड ग्राफ के क्या पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ के आपको डोमेन रेंज पढ़ने हैं और साथ में उसको साथ में क्या करना है, ग्राफिंग भी करनी है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, आइडेंटिटी yes. आइडेंटिटी Yes. फंक्शन पढ़ने, लिखा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन। कोमल जैन पढ़ो, संस्कृति अग्रवाल तुम पढ़ो सर आइडेंटिटी। Yes, sir. Identity function. The function that associates each real number to itself is called the identity function and is usually denoted by I. हाँ गुड। तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ग्राफ देखने से क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन है कि कुछ और है ये? इज इट लाइक स्ट्रेट लाइन और समथिंग डिफरेंट? So it's like straight line. इट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पूरा ग्राफ अगर देखें तो स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा है, बहुत सारे ग्राफ पढ़े ना आपने, सर्कल पढ़ा है, एलिप्स पढ़ा है, तो स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा है। तो ये भी वही फंक्शन है। कैसा किस तरह का स्ट्रेट लाइन है, कैसा क्या लगता है देख के आप लोगों को, किस टाइप का स्ट्रेट लाइन है? y to x दिख रहा है, मतलब हर एक y is equal to x लिखा हुआ है ना बेटा आपको? y is equal to x लिखा है कि नहीं लिखा है? या ix is equal to x, तो वही y है, ठीक है। Yes. y is equal to x का Yes, मतलब क्या है? y is equal to x का मतलब क्या है? देखो आप कुछ भी रख सकते हो वैल्यू, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो, ठीक है। ये इस तरह का फंक्शन है, यू कैन सी, ये एक लाइन गई हुई है, इसी को मैं y is equal to x बोल रहा हूँ। और क्योंकि आप x की जगह कुछ भी नंबर रख लीजिए सेम आउटपुट आएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है ऑल रियल नंबर है और रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो भी ऑल रियल नंबर है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? सेम Yes, इनपुट है, sir. सेम आउटपुट है, कोई भी रियल नंबर रखिए वो रियल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट फंक्शन लिखा है कनिष्का पढ़िए, मॉडुलस फंक्शन। Yes, sir. Modulus function. The function f(x) defined by f(x) is equals to x when x is less than or equals to 0 minus x when x is less than 0 is called the modulus function. देखिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको दिख रहा होगा बुक में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल में है क्या। तो मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि देखिए मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी आप इनपुट डाल दीजिए, उसका जो आउटपुट होता है वो क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आपको ऑलरेडी है ना, किसी भी इनपुट के लिए क्या आता है, आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आता है। अगर मैं 5 इनपुट डालूं तो क्या होगा आउटपुट? आउटपुट 5 ही होगा, है ना। 5 से 5 आएगा आंसर, लेकिन -5 रखने से क्या आएगा? -5 को मॉड के अंदर रखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 5. 5 आएगा। 5. मतलब प्लस रखते हैं तो पॉजिटिव आता है, माइनस रखते हैं तो नेगेटिव आता है, मतलब तब भी पॉजिटिव ही आता है। Oh. तो हाँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ अभी। मॉड फंक्शन होता क्या है कि यह आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। मैं आपको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ x है, यहाँ पे मॉड x है। x में अगर मैं 0 डालूं तो ये 0 आएगा, 1 डालूं तो 1 आएगा, लेकिन -1 डालूं तो 1 आएगा, 2 डालने से 2 आएगा, -2 डालने से भी 2 आएगा। तो अगर मैं प्लॉट करूं तो ये जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है, ये 45 डिग्री बना देगा। जितना इनपुट है वही आउटपुट है। अगर यहाँ 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। लेकिन माइनस वाले में क्या, ग्राफ इधर चला जाता है, क्योंकि -1 रखने से भी +1 आएगा, है ना। -2 रखने से भी हाइट Yes, sir. +2। Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो माइनस रखने से तो Yes, ग्राफ sir. ऐसा क्यों बनना है? ये मॉड एक्स को Yes, sir. मॉड एक्स को रीडिफाइन कैसे करते हैं, रिमूवल कैसे करते हैं, मॉड एक्स को रिमूव कैसे करते हैं। तो x आएगा अगर x जो है वो मोर देन 0 है, और -x आएगा अगर x लेस देन नेगेटिव है। तो देखो x अगर मैं माइनस में ले लूंगा तो उसके सामने माइनस लगा दूंगा तो नंबर पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा?
कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूं मैं x, ठीक है, Yes, जैसे sir. -5 ले लिया, -5 मतलब +5 ही आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, Yes. yes, sir. ओके, तो कुल मिला के देखो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि जब हम कैलकुलस में जाएंगे पूरा तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई होगी, और यहीं से आप लोगों को स्लोप समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे कितनी डिफिकल्ट चीजें आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो पूरा कैलकुलस का पार्ट है, इसके आगे भी चैप्टर 16 मिलेगा, पार्ट 2 में आपको और भी मिलेंगे कैलकुलस के पार्ट। तो लगातार एक पूरी सीरीज है जो कि जिसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वो आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि दिस इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यू, ठीक है। हालांकि है ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट इट इज आई मीन मेन सब्जेक्ट से कहीं ज्यादा इसकी डिमांड है, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत बातें हो गई। अब आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा होगा, ग्राफिंग स्क्रीन, क्योंकि हम ग्राफ ज्यादा पढ़ने वाले हैं तो एक एक करके हम आपको ग्राफिंग सिखाएंगे। इस जो जिस स्क्रीन को आप देख रहे हैं इसका नाम है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा की वेबसाइट पे जाके आप ग्राफिंग सीख सकते हैं, लेकिन आप ग्राफिंग सीखने से पहले कुछ ऑब्जर्व करिएगा। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं y इज इक्वल टू कोई भी नंबर बोलो, y इज इक्वल टू सपोज मैंने 3 टाइप किया, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। दिखा क्या? Yes, Yes. sir. Yes, yes, sir. बस यही समझना है आप लोगों को ये क्या चीज है। तो ये पहला फंक्शन जो है वो आपने देखा कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे जाना है, तो एक्स एक्सिस पे देखो हर एक वैल्यू के लिए आउटपुट दिखाएगा, कोई ना कोई y पे वैल्यू आएगा। यस, y की वैल्यू 3 आ रही है ना, चाहे आप 4 पे देखो। जैसे अगर आपको मैं यहीं से ग्राफ पे अगर दिखाऊं, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि -7 पे वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रहा है। 3 पे वैल्यू क्या आ रहा है? Yes. 3 आ रहा है। -14 पे वैल्यू क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। और भी ऐसे कुछ वैल्यू दिखा दूं, 13 पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब हर एक डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक आउटपुट, डेफिनेट आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? लाइन ग्राफ। अब आपको ग्राफ देख के बताना है कि डोमेन क्या होगा। ग्राफ देख के बताओ, डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज में क्या आ रहा है? ओनली 3 आउटपुट आएगा सर, 3. y की वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं कि आगे जो जितने फंक्शन हैं उनको हम टाइप करने वाले हैं। आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसी इंटरफेस पे हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे और देखेंगे। अगला फंक्शन मैं ले रहा हूँ वो है आइडेंटिटी फंक्शन। मैंने आपको बताया आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स होता है। आप सारी चीजें y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में आप समझेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने y इज इक्वल टू एक्स टाइप किया, आपको दिख रहा होगा फंक्शन जो है वो। और यहाँ पे देखो हर एक y के लिए, हर एक x के लिए कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा। फॉर एवरी x देयर इज अ यूनिक आउटपुट फॉर तो हम इसको क्या बोलेंगे? डोमेन क्या होगा फंक्शन का? तो कोई भी वैल्यू आप ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले लो, आउटपुट आ रहा है ना। भले सबका आउटपुट अलग अलग आ रहा है, लेकिन आउटपुट भी क्या आ रहा है? जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है। डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर है, फंक्शन भी रियल नंबर है। ये समझ में आ रहा है? ग्राफ समझ में आ रहा है क्या? अभी ग्राफ को देख के आप लोग को पहचानने आना चाहिए कि कौन सा किसका फंक्शन है, कौन सा कर्व किसको बिलोंग करता है। एक आपने देखा कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा आपने देखा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। निकिता कहाँ चले गई? निकिता को नहीं मालूम क्या क्लास है आज बोल के? फंक्शन है उसके घर, उसको बता देना, वीडियो रिकॉर्डेड वाला देख लेगी वो। y इज इक्वल टू मॉड x की बात करें, मॉड x का हमने जो है ग्राफ बना दिया, आपको दिख रहा होगा मॉड x का ग्राफ। कैसा दिख रहा है मॉड x का ग्राफ? देख के बताइए, दिख रहा है ना ऐसा? तो ये 2 लाइन दिख रही है आपको? Yes, sir. क्या क्या 2 लाइन दिख Yes, रही है? sir. एक लाइन तो आपको जो दिख रही है वो ये है, एक लाइन जो आपको दिख रही है वो तो ये है, एक ब्रांच जो है वो। ये कौन सी लाइन है इधर जो राइट साइड पे है? ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का। तो ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग y इक्वल टू एक्स लाइन बोलते हैं, और ये वाले लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। इसीलिए इसका डेफिनेशन हमने जो देखा था उसमें आता है, एक बार x आता है, एक बार माइनस एक्स आता है। कुल मिला के क्या आता है? y की 2 वैल्यू आती है, एक बार x आएगा, एक बार माइनस एक्स आएगा। x कब आएगा? जब x देन 0 है, तो ये x मोर देन 0 बोलते हैं। और x लेस देन 0 मतलब होता है ये वाले डायरेक्शन को x लेस देन 0 बोलते हैं। चीजें समझ में आ रही है क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट बिल्ड होते जा रहा है। जहां पर डिस्कशन की Yes. जरूरत पड़ेगी हेजिटेट मत करिए, डिस्कशन करिएगा।
जहां कहीं भी लगे वहां बात करिएगा। तो हमने तीन मेन जो है तीन स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ लिए हैं। एक कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है, दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, और तीसरा हमने अभी देखा कि मॉडुलस फंक्शन देखा। तीनों के डोमेन समझे और तीनों के रेंज भी समझ लिए। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या बेटा? Yes, sir. क्योंकि अब Yes, हम sir. मॉडुलस फंक्शन पढ़ Yes, रहे हैं sir. तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आप अपने बुक में देखिए, आर्टिकल नंबर 15.20 बुक पेज नंबर पे जब जाएंगे 15.20 में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन लिखा हुआ है। संस्कृति अग्रवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Properties of modulus function. The modulus. ये नोट कर लेंगे सारे बच्चे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर, जब भी स्क्वायर के ऊपर रूट लगाते हैं वो हमेशा मॉड में आउटपुट निकलता है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्री हम आए नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। फिलहाल आप ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मॉड में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके पहले हमने एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो कभी भी ये मॉड में, जब हम इसको मॉड में लिखेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए हो जाएगा। रूट ले लिया, दिख रहा है ना पहला। अब अगर मोर देन होता तो क्या होता, एक्स स्क्वायर मोर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हो जाता मॉड एक्स मोर देन और इक्वल टू ए। ये चीज समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस यही है, चार तरह की इनइक्वालिटी, वही सारी चीजें आपको समझनी है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में है, तो हम अगर स्क्वायर को हटाना चाहें तो स्क्वायर रूट लेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब ये सारी चीजें मॉड में आ जाएगी, स्पेशली एक्स जो है वो मॉड में आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस यही चीज करना था आपको। इनइक्वालिटी में लेस देन मोर देन लिखा है, बट बेसिकली तीन तरह की इनइक्वालिटी है। जो मॉड है, मॉड सबसे डेंजरस ट्विस्टेड है। ठीक है, और इसमें एक थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है जिसमें लिखा है कि मॉड को क्या सेपरेट किया जा सकता है, जैसे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ऐसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनका ऐसे सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होते। बुक में जो लिखा है वो कुछ दूसरी प्रॉपर्टी है, ऐसे मॉड जो है वो कभी भी सेपरेट नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। सेपरेट सेपरेट कभी ये जो है वो अलग नहीं होगा। ठीक है, मॉड इस तरह से अलग कभी नहीं होता है। और तो ये दो चीज तो आप समझ गए। अच्छा, जो होता है वो क्या होता है, ये तो नहीं होता है, वो तो आप समझ गए कि क्या नहीं होता, मॉड ऐसे सेपरेट नहीं होता है। तो ये आप हमेशा समझेंगे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है वो हमेशा इनके सेपरेट के सम से छोटा होता है। इसको ट्रायंगल लॉ भी बोला जाता है, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोला जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि दो साइड का सम जो होगा हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे 2 - 3 का मॉड, तो आप देख रहे हैं आंसर 1 आएगा, लेकिन मॉड 2 प्लस मॉड 3 -3 भी लेंगे तो ये 5 आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? Yes. अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएंगे। ठीक है, कनिष्का क्यों हंस रही है? चलिए, फॉर्मूला नंबर 4। अगर x प्लस वाई की बात करें तो आपने देखा कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू, सम से छोटा होता है तो आपने देख लिया। लेकिन यही जो चीज है, ठीक है, यही जो चीज है वो क्या होता है, डिफरेंस जो होता है, ठीक है, मॉड का जो डिफरेंस होता है उनके मॉड से बड़ा होता है। ये आप नोट कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट करेंगे। तो ये पहली और दूसरी दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। शायद आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा है, अभी अभी आप चेंज हो गए होगे स्क्रीन, इसको नोट कर लीजिए और इस पर बात करेंगे।
यहाँ तक समझ में आया क्या बेटा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ और ग्राफ देखते हैं। Yes, वापस sir. से हम जियोजेब्रा में जा रहे हैं और वहां पे हम कुछ और ग्राफ है जिनको ऑब्जर्व करेंगे। अगला जो ग्राफ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप समझेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम जो है एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं पे उसको फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। फ्लोर फंक्शन का साइन जो है वो कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो फ्लोर फंक्शन जो है, वेयर इज दैट, चलिए फ्लोर फंक्शन मिल गया। फ्लोर फंक्शन होता है क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर इसमें हम वैल्यू डाल दें फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये ऐसे सीढ़ी सीढ़ी की तरह दिखाई देगा आपको, दिख रहा है, स्टेयर फंक्शन की तरह दिखाई देगा। ऐसा क्यों दिख रहा है ये आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। इस पहले फंक्शन का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज ये फ्लोर फंक्शन होता क्या है, जैसे अगर नंबर लाइन को अगर आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह समझे, सपोज आप जिस रूम में बैठे हैं, जहाँ पे भी जिस भी कमरे पे बैठे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, आप समझिए कि उसके ऊपर भी वैसे सेम टू सेम कमरे हैं, ठीक है, और नीचे भी वैसे बहुत सारे रूम्स हैं। सपोज आप 0 to 1 वाले सेल में बैठे हो, तो 0 to 1 में जितने भी नंबर आएंगे सबकी वैल्यू 0 आएगी। 1 to 2 वाले जितने सेल हैं सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो फ्लोर फंक्शन बोला जाता है, फ्लोर पे आके गिरता है सारा नंबर। तो जैसे आप यहाँ पे देख लो, आपके ग्राफ में मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि इनपुट आप कोई भी रियल नंबर डालिए, आपको आउटपुट इंटीजर ही मिलेगा। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर इसीलिए बोला जाता है। तो जैसे अगर आप ये देखो कि सपोज मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दूं, x की कोई वैल्यू डाल दूं 1 से 2 के बीच में, क्या दिख रहा है 1 से 2 के बीच में वैल्यू 1 आ रहा है। 2 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू लोगे वो 3 ही आएगा। 3 पे वैल्यू जो है वो सीधा 3 पे निकल जाएगा। 3 पे आपको फ्लोर फंक्शन है ना, वैल्यू जो है वो 3 दिखाएगा, लेकिन 4 पे 3 नहीं दिखाएगा, 4 पे वो 4 दिखाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है। 3 से 4 के बीच में आप जो भी नंबर लोगे वो 3 ही आएगा आंसर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5.2 की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, माइनस sir. दिखा रहा है, -1 और -2 नंबर -2 दिखा रहा है, -1 नहीं दिखा रहा है, क्योंकि फ्लोर कहाँ से आ रहा है, नीचे आएगा ना। फ्लोर दिख रहा है ना, फ्लोर नीचे ही होगा ना, ऊपर तो होगा नहीं। अब -3 से -4 के बीच का जो नंबर है उसका आउटपुट क्या आएगा, -4 आएगा, ना कि -3 आएगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या बेटा? अगर आपसे कोई बोले कि -5.2 का आंसर क्या होगा, तो -5 मत बोल देना, -6 आएगा। देख लो -5.2 का जो आंसर है वो कहाँ दिखा रहा है, -6 दिखा रहा है। ये चीज समझ में आ रही है क्या, फ्लोर फंक्शन? Yes, sir. ठीक है। Yes. अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ इस तरह से बनता है, और इसका जो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन क्या बोले, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं डोमेन में। डोमेन में कोई भी रियल नंबर आ सकता है, बट रेंज में क्या आएगा, रेंज में सिर्फ और सिर्फ, रेंज में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आएंगे। तो इंटीजर को लिखेंगे कैसे हम लोग, सेट ऑफ इंटीजर जो है उसका रेंज आता है, और उसको लिखने का तरीका क्या है, रेंज को किस तरह से लिखा जाएगा। इंटीजर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, 0 1 +1 -1 -2 कुछ भी आएगा, मगर आएगा इंटीजर ही आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या बेटा? Yes. Yes. तो ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कोई भी नंबर इनपुट डालिए, मगर आउटपुट जो है वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएंगे। क्लियर है क्या? चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। देखो आपने कितने नमूने पढ़ लिए, 4 तरह के नमूने पढ़ लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया, ठीक है, इसके पहले मॉड पढ़ा, ठीक है, इसके पहले आपने y = x, ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर कांस्टेंट फंक्शन दिखा, ठीक है। तो 4 तरह के आपने फंक्शन पढ़ लिए। चलिए एक 5वें तरह का फंक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बजाय हम प्रॉपर्टी को अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन करें, हम जिस समय क्वेश्चन बनाएंगे उस समय लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे।
जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जिसको फ्लोर फंक्शन बोला जाता है, आगे आप देख रहे होंगे कि सीलिंग फंक्शन भी है। तो सीलिंग फंक्शन किस तरह से दिखाई देता है वो हम लोग देखते हैं। सीलिंग फंक्शन में जितने वैल्यू होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अब फ्लोर पे नहीं आके वो सब सीलिंग पे चले जाएंगे, छत पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख लो सीलिंग पे वैल्यू कैसे आ रही है, सीलिंग पे कैसे वैल्यू आ रही है कि अब 1 से लेकर 2 के जितने वैल्यू हैं वो कहाँ चला जाएगा। अब 1 से 2 में छत कौन है और रूफ कौन है और वो क्या है, वो आप देखिए, ये 1 जो है वो फ्लोर का काम कर रहा है और 2 जो है वो सीलिंग का काम कर रहे हैं। तो 1 से 2 के बीच जितने वैल्यू होंगे वो कहाँ जाके गिरेंगे, सीलिंग पे गिरेंगे। समझ में आ रहा है। तो फ्लोर पे कौन सी वैल्यू आएगी, जब फ्लोर फंक्शन लेंगे तब। तो फ्लोर फंक्शन में जैसे मैंने 1.2 लिया तो आंसर 1 आएगा, लेकिन सीलिंग फंक्शन में 1.2 लूंगा तो आंसर 2 आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या। तो 3 से 4 के बीच जितनी वैल्यू है वो 4 की तरफ चला जाएगा। तो दो ही तो चीज है ना, 3 और 4 है, या तो वो इधर इधर छोटी वाली वैल्यू पे जाएगा, सॉरी आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, या तो वो छोटी वाली वैल्यू पे जा रहा है या तो ये बड़ी वाली वैल्यू पे जा रहा है। अभी कुछ दिख रहा है क्या। Yes, sir. भाई 1 से 2 के बीच जितने वैल्यू हैं वो कहाँ जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं। 3 से 4 के बीच जितने वैल्यू है वो कहाँ जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं। 5 से 6 के बीच जितनी वैल्यू कहाँ जाएगी, 6 पे जाएगी, अगले नंबर पे चला जाएगा। कुछ चीजें समझ में आ रही बेटा। अगर मैं आपको ग्रेटेस्ट दोनों फंक्शन अगर साथ में कंपेयर करके दिखाऊं तो आप देखो कि रेड वाला जो है वो फ्लोर फंक्शन है, ब्लू वाला जो है वो सीलिंग फंक्शन है। तो सेम नंबर के लिए सेम वैल्यू के लिए, जैसे 2 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू है उसका फ्लोर कहाँ आएगा, 2 पे आएगा, लेकिन उसका सीलिंग कहाँ चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या। फ्लोर और सीलिंग समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. माइनस में क्या होता है, Yes, sir. माइनस में सीलिंग जो है वो -2 आ जाएगा, सीलिंग ऊपर आगे देख लो, ठीक है। तो सीलिंग फंक्शन में अगर -3.2 लिखा है तो आंसर -3 होगा, लेकिन फ्लोर पे लिखा है -3.2 तो आंसर जो है वो -4 हो जाएगा। -4. Four होगा। -4 और -3 चीजें समझ में आ रही है क्या। 3 और 4 के बीच में जो भी वैल्यू है Yes, sir. Yes, वो sir. कहाँ जा रहा है, Yes, sir. -3 पे आपका ब्लू कलर जो है वो सीलिंग फंक्शन है और रेड कलर जो है आपका फ्लोर फंक्शन है। कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अभी आपने ये सीलिंग फ्लोर फंक्शन के बाद सीलिंग फंक्शन भी देख लिया, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टी है, ये भी हम जब करेंगे, जब इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिख रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट बिल्कुल वही है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 3.2, सपोज मैंने लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया 3.2, ठीक है। तो अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 3.2, इसका मतलब क्या है। फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे ब्रैकेट में रखा जाता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, तो जैसा जो भी है उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है वैसा कर्ली ब्रैकेट होता है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोला जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है यहाँ पे, 0.2, यानी इंटीजर को डिलीट कर देना इस नंबर में से, ठीक है। क्या कर देना है, इंटीजर को डिलीट कर। अभी आपने देखा कि इंटीजर पार्ट कैसे निकाला जाता है, फ्लोर फंक्शन को होता है। तो एफ ऑफ एक्स जो होता है वो ऐसे कर्ली ब्रैकेट एक्स होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। एक्स में से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा देना है, जो भी इंटीजर है उसको हटा देना है, ठीक है। जो भी इंटीग्रल पार्ट है उसको हटा देना है आपको। तो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊं, डायग्राम शो करके दिखाऊं, तो ये किस तरह से दिखाई देता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो देखिएगा आप। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए कोई इस तरह का सिंबल यूज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं यूज करके देखूं यहाँ पे, तो ये क्या दिखाता है, लेट्स सी। ये नहीं ले रहा है, ठीक है, ये इसको नहीं समझ रहा है, इसको समझाना पड़ेगा कि ये क्या फंक्शन है तब, क्योंकि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाता है, ठीक है भाई। कंप्यूटर को बहुत होशियार मत समझो, उसमें जितने कमांड डाले जाते हैं वो उतनी चीजें समझता है। अभी नहीं समझ रहा था तो हमने उसका डेफिनेशन डाल दिया। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को डेफिनेशन, डेफिनेशन दिखा बेटा अभी, दिखा या नहीं दिखा, जल्दी बताओ क्या है, समझाते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को ग्राफ या नहीं दिख रहा है। Yes, 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 sir. अच्छा मैं ग्राफ आपको समझाता हूँ। ये ग्राफ में हो क्या रहा है, सारी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है,
अभी 0 से 1 के बीच में क्यों है? 0 से 1 के बीच कोई भी इनपुट लेंगे, आउटपुट कहाँ आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। जैसे ये आपका 1.5 है तो 1.5 सिर्फ 0.5 दिखाएगा, दिख रहा है? 2.5 सिर्फ 0.5 दिखाएगा। 3.2 ले लोगे तो सिर्फ 0.2 दिखाएगा। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, नेगेटिव में चले जाइए, -0.5 है, -1.5 है, -1.5, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, लेकिन क्या वैल्यू आएगा? 0.5, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं, करना है। क्लियर है क्या बेटा? तो -1 + 0.5 आपको सिर्फ ये लेना है, वो ना तो नेगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए ग्राफ का पूरा लोकेशन जो दिख रहा होगा वो y एक्सिस के ऊपर है, अबव द y एक्सिस है। y एक्सिस के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं दिख रहा है क्या? तो y एक्सिस के नीचे वैल्यू है मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, y एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, x एक्सिस के राइट साइड पे अगर ग्राफ शो हो रहा है मतलब डोमेन में पॉजिटिव वैल्यू है और x की वैल्यू पॉजिटिव लेगा, और अगर ग्राफ के लेफ्ट साइड पे देखें तो डोमेन जो है नेगेटिव लेगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा रियल नंबर इनपुट ले सकता है, ठीक है, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर है, लेकिन रेंज में क्या आएगा? तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट आएंगे, उसमें भी क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? आंसर आ सकता है सर, 0 आ सकता है, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? में फ्रैक्शन पार्ट क्या है? तो 2.0 है, आंसर 0 होगा। 1 तक पहुंचेंगे नहीं, जैसे 1.9999 समझ में आ रहा है? तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है सर? 0.99 है, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा फ्रैक्शन पार्ट, 1 से हमेशा थोड़ा पहले खत्म हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है क्या? फ्रैक्शन पार्ट कनिष्का, Yes, sir. रौनक, वेयर आर यू? तो अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और ये था आपका कौन सा फंक्शन था ये? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके आगे सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ग्राफ कैसा होता है वो आप देखो। सिग्नम फंक्शन होता है mod x/x। तो मैं पहले mod x टाइप कर रहा हूँ, डिवीजन कर रहा हूँ एंड देन x टाइप कर रहा हूँ। कैन यू सी? Yes, sir. ओके, अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको तो ध्यान से देखेंगे। ये 2 बार x टाइप कर दिया, 2 बार x टाइप नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो ये सिग्नम फंक्शन दिखा क्या आप लोगों को? सिग्नम फंक्शन में क्या होता है? मॉड को हम उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। भाई मॉड तो आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू होती है, अब उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम होती है ना, बस फर्क क्या होता है? साइन का फर्क होता है, एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव, डिपेंड करता है। x अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव +1 आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि +1 किधर आएगा? पॉजिटिव साइड आएगा, -1 इधर आएगा, और एग्जैक्टली 0 पे जो है वो 0 ले लिया जाता है। तो mod x/x सिग्नम फंक्शन होता है। डेफिनेशन नोट करेंगे, डेफिनेशन में आ रहा है आपका क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बताइए? mod x/x की क्या क्या वैल्यू आएगी? एक +1 आएगा, एक 0 आएगा, एक -1 आएगा। +1 कब आएगा? जब x मोर देन 0 है। -1 कब आएगा? जब x लेस देन 0 है। और 0 कब आएगा? जब x इक्वल टू 0। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है सिग्नम फंक्शन। ग्राफ आपको दिख रहा है, बुक में बने हुए हैं, नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, कॉपी में नोट्स बनाएंगे, और बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आप बहुत कम मेहनत करके सब्जेक्ट पढ़ लेने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट विल टेक लॉन्ग टाइम, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है आपका सिलेबस, ठीक है। पूरा बुक पढ़ते पढ़ते जो है वो आप काफी कुछ सीख जाएंगे, काफी पोटेंशियल आ जाएगा आपको। बच्चों अब मैं वापस से आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि क्या क्या हमने फंक्शन पढ़ा हुआ था। तो सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा, डोमेन रेंज डिस्कशन करने के बाद सबसे पहला फंक्शन और उसका ग्राफ दिख रहा है, बताइए कौन सा है? सुमित्रा, किसका ग्राफ है ये? कांस्टेंट फंक्शन का। ये किसका है? कोमल Sir, identity function. सर, डोमेन और रेंज बताइए बेटा। Sir, f of x equals to x. डोमेन और रेंज मतलब डेफिनेशन ही बोल रहा हूँ। डोमेन मतलब रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा, ठीक है। Yes, sir. चलो इसका ग्राफ बताओ अदिति बंसल। So modulus function. मॉडुलस फंक्शन। डोमेन और रेंज बताइए। So domain और डोमेन range. इज ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं ना, हर एक रियल नंबर का मॉड निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes. लेकिन आउटपुट में क्या आएगा? रेंज में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। क्या जब पॉजिटिव रियल नंबर आता है तो रेंज कैसे लिखते हैं मॉड का रेंज क्या हो जाएगा? मॉड फंक्शन का रेंज मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? रेंज ऑफ द फंक्शन मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0। मैक्सिमम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। ग्राफ दिख रहा है ना, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगी? जाते जा रहा है, मिनिमम 0 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? सर हाँ बेटा। तो एक बार ये फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन में वापस समझा दीजिए। बेटा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? अच्छा ओके सर। यस सर। हाँ, बाकी जहां तक समझ में आ गया वहां तक देखते चलेंगे। चलिए, ये फ्लोर फंक्शन दिख रहा है सुमित्रा? फ्लोर फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज जो होगा वो सिर्फ इंटीजर होगा, ठीक है? Yes, sir. फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, ये देख लिया आपने। ये कौन सा फंक्शन है संस्कृति? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और इस फंक्शन में डोमेन क्या है? कोई भी रियल नंबर है, लेकिन रेंज में क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, ठीक है? इसका डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? कोई भी रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या होगा? 0 से 1 होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संस्कृति आ रहा है, गुड, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बताइए कोमल जैन, सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होगा? Yes, sir. ऑल रियल नंबर Sir, ले सकते हैं, लेकिन रेंज में yes, सिर्फ sir. ये वैल्यू आती है। रेंज में क्या क्या वैल्यू आती है? -1, 0, 1, -1, 0, 1. -1, 0 और 1 आता है। वेरी गुड, ठीक है, समझ गया। तो इनको आपको क्या करना है समझने के लिए? ग्राफ को कॉपी में बना के देखना है। ग्राफ बनाने के बाद इन सब का डोमेन और रेंज आपको लिस्ट आउट करना है, ठीक है? ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनके डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो इनके ग्राफ जरूर देखेंगे, और इसके बाद फिर हम रेसिप्रोकल फंक्शन देखेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन देखेंगे, स्क्वायर फंक्शन देखेंगे, ये सारे फंक्शन हैं। तो आज की क्लास कितने देर तक चलने वाली है? 1:30 तक के लिए ना? Yes, sir. चलिए, टाइम Yes, है हमारे sir. पास, टाइम है ना? थक गए? कल करें? ज्यादा हो जाएगा। यस सर। कल करते हैं। अभी जितना कराया उसको रिवाइज करो, रिवाइज करके पढ़ो, और पढ़ के मुझे बताओ क्या क्या समझ में आया, ठीक है? ज्यादा नहीं पढ़े हो, 5 ही 6 फंक्शन पढ़े हो, 6 Yes. फंक्शन पढ़े हो, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। टुमारो आई विल सी यू। ओके, बाय बाय। यस सर, थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.